ओके बेटा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एगोनिस्ट पढ़े थे। एगोनिस्ट क्या करते थे? सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते थे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर एंटी एडिनर्जिक सिस्टम। इट्स मीन्स दैट कि हम लोग सिंपैथेटिक सिस्टम को डीएक्टिवेट करेंगे। ठीक है, द ड्रग्स मस्ट बी नोन एज एंटी एडिनर्जिक, यू शुड नो अबाउट दिस, or drugs name as the sympathetolytics drugs. Lytic is always used for you can say deactivation, for disruption, मतलब किसी चीज को तोड़ने फोड़ने को हम लोग लिटिक बोलते हैं इन टर्म ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? दीज ब्लॉक और डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यू ऑलरेडी नो दैट। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, दैट एक्चुअली नोन एज एडिनर्जिक। ठीक है, और कैटिकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब कैटिकोलामाइंस में हमारे पास कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं? हमारे पास आ जाती है डोपामीन, हमारे पास आ जाती है आपकी एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये जो जो आपकी कैटिकोलामीन रिलीज है उसको डिक्रीज करेंगे। ठीक है, बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, और ये क्या कर देंगे? उसकी रिलीज आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो आपकी जो सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन है ना, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ फर्स्ट मूव फॉर योर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या आता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मैकेनिज्म तीन तरह का होता है। नंबर वन, के आपके ट्रांसमीटर्स को, सिंपैथेटिक सिस्टम में ट्रांसमीटर की रिलीज को वो ज्यादा कर देता है, या उसकी रीअपटेक को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अब इधर क्या आता है कि यहाँ पे आता है कि अल्फा वन को ये ब्लॉक कर देता है। अल्फा वन जो है पोस्ट साइनेप्टिकली आपके जाके जो है वो नहीं अटैच होते रिसेप्टर्स पे, नहीं अटैच होंगे तो आपका जो सिंपैथेटिक फंक्शन है ना वो एक्टिवेट नहीं करवाएगा। ठीक है, या ये कर देते हैं कि अल्फा टू को जो है ना प्री साइनेप्टिकली ब्लॉक कर देते हैं। बेटा, दिस इज अ क्वाइट टाइप ऑफ एमसीक्यूज। अल्फा वन को दे आर ब्लॉक ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक and alpha 2 is blocked by their presynaptic. Okay, you should know about this. फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके रिटर्न में जब आपकी जो एपिनेफ्रिन वगैरह है वो, यानी कि आपकी जो कैटिकोलामीन है, बेसिकली दीज न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके जो है ना, इनकी रिलीज जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, अब क्या होता है कि जो अल्फा टू जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या करते हैं कि वो आपके कैटिकोलामीन की रिलीज, एपिनेफ्रिन, देन डोपामीन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, उसकी रिलीज को वो क्या करते हैं कि जब वो कम कर देते हैं ब्रेन के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर, तो आपके पास जो आपके जो सिंपैथेटिक एक्शन है ना वो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। जस्ट रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या करते हैं कि अल्फा वन रिसेप्टर्स जो आपके वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें वेसल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगी, इसमें जो है ना वेसल नॉर्मल स्टेट पे रहेंगी, तो आपकी पीपी जो है ना वो डिक्रीज होता होगा। ठीक है, इसी तरह बेटा, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इसका इफेक्ट है कि ये लोग क्या करते हैं कि पेंक्रियाटिक सेल्स जो है ना उसकी भी सिक्रीशन को सप्रेस करते हैं। ठीक है, उसमें सिक्रीशन को सप्रेस करेंगे तो आपकी जो इंसुलिन है ना वो आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, उसकी सिक्रीशन जो होती है ना वो सप्रेस होती है। आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइस कि हम लोग जो है बीटा ब्लॉकर हम लोग किस में नहीं यूज करते? हम बीटा ब्लॉकर हम एंजाइना के पेशेंट में नहीं यूज करते, बीटा ब्लॉकर हम एस्थमा के पेशेंट में यूज नहीं करते, हम बीटा ब्लॉकर डायबिटिक पेशेंट में नहीं यूज करते। बेटा, ये तीन बातें तो मैं आपको हार्ट वाले में बताती रही हूँ। ठीक है, अब क्यों नहीं ब्लॉक करते? तो ये देख लो, ये लाइन आप लोगों के सामने है, क्योंकि ये इंसुलिन की जो रिलीज है उसको सप्रेस कर देती है। डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी इंसुलिन जो है वो नहीं बन रही होती। ठीक है, ना बनने की वजह से ये और सप्रेस कर देगी, तो डायबिटिक पेशेंट इज फाइनली गो फ्रॉम नॉर्मल स्टेट टू हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट। ठीक है, इसलिए हम जो है ना ये बीटा ब्लॉकर्स या फिर हम लोग एडिनर्जिक ब्लॉकर हम कभी भी इंसुलिन वाले टेकिंग पेशेंट में नहीं देते, हम लोग डायबिटिक पेशेंट में नहीं देते। ठीक है, अच्छा बेटा, ये इफेक्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन जस्ट फॉर कि आप लोगों को याद हो जाए तो मैं रिपीट कर रही हूँ।
ठीक है। आपको पता है कि जब अल्फा ब्लॉकर आपके वेसल्स के ऊपर एक्ट करेंगे तो वेजोडायलेशन करवा देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से बीपी डिक्रीज हो जाएगा। आई के ऊपर एक्ट करेंगे तो पेपिलरी कंस्ट्रिक्शन करवा देंगे। जीआईटी के ऊपर एक्ट करेंगे तो जीआईटी की मोबिलिटी यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो इंक्रीज करा देंगे, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता था, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना ड्रग्स के नेम बेटा आ जाते हैं। सबसे पहले जो अल्फा के अंदर जो ड्रग्स यूज होती है ना हमारे पास जो होती है वो पैराजोसिन है। पैराजोसिन इज एक्चुअली द प्रोटोटाइप ड्रग्स, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, ठीक। पैराजोसिन है, फिर हमारे पास टेराजोसिन है और हमारे पास डॉक्सीजोसिन है। बेटा इसकी क्लासिफिकेशन का टेबल आज मैं आपके ग्रुप में सेंड करूंगी, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं काइंडली सीआर प्लीज मुझे याद करा देना, ठीक है। Again, I repeat the drug name, that is the alpha 1 antagonist, parazosine, tazosine and doxazosine. You know कि जोसिन जोसिन एंड पे आ रहा है तो इससे याद करना जो है ना आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके हम इसके अब क्लिनिकल यूज पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। क्लिनिकल यूज में ये है कि जो आपके जो नॉन सिलेक्टिव अल्फा है ना वो हम लोग सर्जरी में पहले यानी कि प्री सर्जरी में प्रोफाइलैक्सिस या फिर प्री सर्जरी मैनेजमेंट में देते हैं। क्यों बेटा हम लोग देते हैं? आप लोगों को मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी इन योर वाइवा के बेटा, हम आप बोलोगे क्लिनिकल यूज में मैं पूछूंगी हम प्री सर्जरी इसको क्यों देते हैं मैनेजमेंट पे। तो बेटा आपने क्या आंसर मुझे बताना है कि ड्यूरिंग सर्जरी हमारे ब्लीडिंग होती है, हमारा ब्लड लॉस होता है, ठीक है। तो हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो बीपी के फ्लो को कम कर देती है, ठीक है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं। तो हमारी जो बीपी हमारा जो ब्लड है वो इतना ज्यादा जाया नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम लोग ये जो है ना हम लोग प्री सर्जरी मैनेजमेंट में देते हैं। मोस्टली जो पेशेंट जो जनरल एनेस्थीसिया में जाते हैं ना तो बेटा हम उनमें ये एक लाजमी उनको लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है, अब मैंने आपको बताया था ना एम्फिटामाइन। एम्फिटामाइन जो है वो क्या करती है, एम्फिटामाइन आपके हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था स्लीप डेप्रीवेशन कर देती है, आपके ब्रेन को एक्टिव कर देती है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो दूंगी कि आपके पास एक पेशेंट आया है, उसने एम्फिटामाइन उसको टॉक्सिसिटी हो गई है, उसने उसकी बहुत ज्यादा डोज ओवरटेक कर ली है, ठीक है, इतनी ओवरटेक कर ली है कि नाउ ही इज मूविंग टूवर्ड्स द एडवर्स इफेक्ट। तो आपने उसको ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। या फिर आपके पास कोकेन पेशेंट यूज करता रहा है, ठीक है, ये कोकेन का वो एडिक्शन उसको हुई हुई है, तो आप कैसे क्या आप यूज करोगे? तो आप लोगों ने बताना है फेंटोलामाइन एक ड्रग है, ठीक है, दैट इज एडिनर्जिक ब्लॉकर, वो हम लोग देंगे। वो इसके एडवर्स इफेक्ट को खत्म करेगी और उसकी जो अब्यूसिव यानी कि टॉक्सिसिटी हो चुकी होगी उन चीजों को भी ये खत्म करेगी, ठीक है। बेटा जो हमारे जो ये जो होते हैं ना एडिक्शन साइलेंस जो होते हैं जिनमें हम लोग अब ये ऐसे लोगों को जिसे कहते हैं एंटर करते हैं जो लोग ड्रग्स यूज कर चुके होते हैं। तो बेटा ड्रग्स को छुड़वाना बहुत इजी नहीं होता। अगर अगर कोकेन का या कोई एम्फेटामाइन का एडिक्टिव हो जाता है ना तो हम शुरू में उसकी डोज कम कर करके छुड़वाते हैं। एकदम हम छुड़वा देंगे ना तो एकदम बंदे को क्या हो जाएगा, बंदा जो होगा ना वो हाइपरटेंशन में चला जाएगा। वो वैसे मरे या ना मरे लेकिन बीपी इंक्रीज इतना शूट हो जाएगा कि उसकी ब्रेन की वेसल्स फट जाएंगी, उसकी वजह से वो मर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साथ जो है आपकी जो है ना हम लोग फेंटोलामाइन ये वाली ड्रग हम देते हैं और साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एम्फिटामाइन या कोकेन की जो अमाउंट होती है वो हम कम करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये आपको अपनी जिंदगी में याद होना चाहिए, थोड़ी बहुत फार्मा इतनी आपको लाइफ में याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है पैराजोसिन, टेराजोसिन, टेट्राजोसिन, ये वाली ड्रग आपने पढ़ी थी, ये हम लोग हाइपरटेंशन में देते हैं। आपको पता होगा कि हाइपरटेंशन में क्यों देते हैं, ठीक है। इसका बेटा एक क्लिनिकल जो है ना एक और लास्ट वन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब जो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या फिर ये प्रोस्टेट का ट्यूमर जो होता है ना ये मेल के अंदर होता है, ठीक है। हम मेल के अंदर जब ये वाला ट्यूमर हो जाता है ना तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो
यूरिन पास आउट होता है ना वो ऑल द टाइम होता रहता है, ठीक है। यूरिन जो है ना वो रिड्यूस नहीं होता, मतलब कि प्रिवेंट नहीं होता, ऑल टाइम पासेज आउट होता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो होते हैं ना सेल्डोडोसी सेलोडोसिन, ये ड्रग है, ये हम देते हैं बेटा। ये जो है ना ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। ये मैं आपकी ना बाद में प्रैक्टिस जब एमसीक्यूज की अभी करवाती हूँ तो उसमें आपने मुझे बताना है कि सेलोडोसिन जो है ना ड्रग यूज होती है, ये अपने माइंड में रखो अभी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बीटा ब्लॉकर आ जाते हैं। अब हम लोग बीटा ब्लॉकर भी देते हैं। बीटा, पहले हम लोगों ने अल्फा ब्लॉकर्स पढ़े थे, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो हम लोग देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स के क्या मतलब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये बीटा आपके रिसेप्टर्स हैं उनको जो है ना ब्लॉक करेगा, ठीक है। उसमें ब्लॉक होने की वजह से आपके जो सिंपैथेटिक सिस्टम्स हैं वो जो होगा वो रिवर्स में चला जाएगा, आपकी कैटेकोलामीन की जो रिलीज है उसको कम कर देगा, ठीक है। बेटा ये स्लाइड थोड़ी सी उल्टो हो गई है। दिस इज बेसिकली द स्लाइड ऑफ अल्फा। आप ब्लॉकर दे रहे हो उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाती है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का मतलब क्या है बेटा, आप अगर एकदम बहुत टॉक्सिसिटी, बेटा एक हम क्लिनिकल इफेक्ट पढ़ते हैं, वही अगर क्लिनिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो क्या होता है, टॉक्सिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब टॉक्सिसिटी आपके पास क्या जनरेट होती है बेटा, कि टॉक्सिसिटी में ये हो जाता है कि आपने वो दी है, आपने बीपी को कम करने के लिए दी है, एकदम आपकी इतनी ज्यादा बीपी कम हो गया कि आपको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगी। बेटा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि ऐसी हाइपोटेंशन होता है, ऐसा बीपी कम होता है कि आप चकरा के गिरना शुरू हो जाते हो, आप अपना बैलेंस मेंटेन नहीं रख सकते, ठीक है। वो होना शुरू हो जाता है। जब आपका ये होना शुरू हो जाता है तो आपके अल्लाह ताला ने सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम ही नहीं रखा, आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने बीपी को इंक्रीज करने के लिए बैरो रिसेप्टर्स रखे हैं। दीज बैरो रिसेप्टर्स को कौन प्रिडिक्ट करता है, आपके किडनी में रीनल सिस्टम, जो रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम है ना, वो प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है। वो हार्ट के ऊपर एक्ट करता है, वो आपके सोडियम को यानी कि रिटेन करना शुरू कर देता है, वाटर को रिटेन करना शुरू कर देता है, वॉल्यूम आपका ब्लड का इंक्रीज करता है, वो आपके जो है ना ट्रेकिकार्डिया मतलब ये कि हार्ट रेट को इंक्रीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जब होती है उसके वजह से रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम आपके बॉडी के अंदर क्या करवाता है, टैकीकार्डिया करवाता है। दिस इज द एडवर्स इफेक्ट ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कॉज हो जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाता है, आपके जो जीआईटी है वो अपसेट हो जाता है। यू शुड नो अबाउट दिस। अच्छा बेटा हम लोग एक्चुअली बीटा ब्लॉकर पढ़े थे, ये स्लाइड ऊपर नीचे हुई है। अच्छा बीटा ब्लॉकर में क्या होता है कि हार्ट को डिक्रीज कर देते हैं, हार्ट रेट डिक्रीज कर देते हैं, आपको पता है। फिर क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन डिक्रीज कर देते हैं, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर देते हैं, कार्डिक कंडक्शन डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। बेटा अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज बनता है कि एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है उसको क्या है कि उसका कार्डिक एरिथमिया है, तो हम लोग उसको कौन सी ड्रग नहीं देंगे। या फिर एज एक पेशेंट है वो ऑलरेडी ऐसी डिजीज में सफर कर रहा है कि उसकी जो ब्लड डेफिशिएंसी है, उसका हार्ट जो है, उसकी हार्ट बीट जो है वो एबनॉर्मल है, बिलो देन नॉर्मल है, ठीक है। तो हम लोग कौन सी देंगे, तो हम लोग कभी भी बीटा ब्लॉकर उस स्टेट में नहीं देते। अच्छा बेटा अब ये क्या करते हैं कि बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो रीनल की, अल्फा ब्लॉकर जो होते हैं वो किडनी के ऊपर एक्ट नहीं करते, बट बीटा ब्लॉकर जो है ना वो किडनी के ऊपर एक्ट करते हैं, वो रीनल की डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। रीनल डिक्रीज होगा तो आपकी वाटर एंड साल्ट रिटेंशन डिक्रीज हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी तो इवेंचुअली आपका बीपी डिक्रीज हो जाएगा, और ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन आई ऑलरेडी टोल्ड यू डैट कि हम लोग इस वजह से अस्थमा में नहीं देते, हम एंजाइना में नहीं देते बीटा ब्लॉकर, हम एस्थमा में नहीं देते, हम लोग डायबिटिक पेशेंट पे नहीं देते। ये चीजें आपको बेटा याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है ना इसका जो ग्लूकोज के ऊपर इफेक्ट है ना वो इतना ज्यादा नहीं है। अल्फा ब्लॉकर जो है ना वो इंसुलिन की रिलीज को रोकते हैं, इसलिए उसका ग्लूकोज के ऊपर इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है। फिर देर इज अ जो है ना फेंटोलामाइन, देर इज अ ड्रग जो हम लोग एम्फीटामाइन की साइड इफेक्ट को कम करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है ना ये क्या कर देती हैं, ये आपके वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, ठीक है।
अच्छा, बीटा ब्लॉकर के बेटा मेडिकेशन यूज में क्या आ जाता है, हम लोग जो है ना बीटा ब्लॉकर मेनली फॉर द कार्डिक डिसऑर्डर लाइक इंजाइना, एरिथमिया, ये जो है ये हाइपरटेंशन और मायोकार्डिक इंफाक्शन बेटा हम इसमें नहीं देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है ना इंजाइना में हम क्यों नहीं देते, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स की एक खसूसियत होती है, वो ये होती है कि ये हार्ट रेट को कम कर देता है। हार्ट रेट को कम करता है तो आपकी ऑक्सीजन जो होती है उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। मायोकार्डिक ऑक्सीजन कंजप्शन डिक्रीज कर देता है, आपका बीपी डिक्रीज कर देता है, आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज कर देता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं आपके मेडिकल यूजेस, व्हाट आर द मेडिकल यूजेस, ठीक है। जो आपके आ जाते हैं प्रोपेनोलोल, ठीक है। ये प्रोपेनोलोल जो होती है ये यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, डिसएरिथमिया इन चाइना। फिर आ जाता है एसिटोलोल, फिर आ जाता है टीनोलोल, ठीक है। ये मेट्रोलोल, ये हम लोगों ने सारे कार्डिक सिलेक्टिव ड्रग्स हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग कार्डिक डिजीज में देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कार्बिलोल, ठीक है, मेटोप्रोलोल, नेडोलोल, प्रोपेनोलोल, ठीक है। ये वाले जो है ऑल आर द नॉन सिलेक्टिव, मैं आपको क्लासिफिकेशन सेंड करूंगी, उसमें से आपको पता चल जाएगा विच वन इज अ सिलेक्टिव, विच वन इज अ नॉन सिलेक्टिव, ठीक है। बेटा ये वाली जो ड्रग्स जो होती है ना ये हम लोग जो है ये हम लोग ये नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है। ये हम लोग जो है यूज करते हैं, दीज आर यूज फॉर द ब्रोंकियल एस्थमा, सॉरी 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 गाइड। ये जो है ना ये ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन यूज करती है, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना इनको यूज नहीं करते फॉर योर एस्थमेटिक पेशेंट, ठीक है। फिर पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन कोज करवाती हैं, ये आपको पता है। फिर उसके बाद ये क्या करती है कि ये जो आपके जो होते हैं ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस वाला प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है उसमें जो है ना ये इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, ठीक है। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो लेपिडोलोल और कैविडोलोल है ना ये जो है ये ब्लॉक करती हैं आपके अल्फा रिसेप्टर्स को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या करती हैं ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाती है। ये कंबाइंड ड्रग्स हैं, कंबाइंड ड्रग्स का मतलब होता है अल्फा रिसेप्टर भी ब्लॉक हो रहे हैं और बीटा रिसेप्टर भी ब्लॉक हो रहे हैं कुछ जगह पे, ठीक है। तो ये आपके अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करवाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा आपका बीपी जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये यही जो है ना ये जो है लेबिडोलोल और कार्बिडोलोल ये अल्फा और ये बीटा पे भी एक्ट करनी है। बीटा के ऊपर एक्ट करेंगी तो आपके ऑब्वियसली यू नो दैट द बीटा रिसेप्टर इज रिस्पांसिबल फॉर योर हार्ट एंड फॉर योर लंग्स, उसके ऊपर भी ये एक्शन इनका प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये हो गया आपके, ओके। देयर इज अ एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट में क्या आ जाता है आपके पास ब्रेडिकार्डिया आ जाता है, ठीक है। हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं बिकॉज आपके जो बीटा ब्लॉकर है वो हार्ट के ऊपर क्या करवाते थे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाते थे। इवेंचुअली इतना ज़्यादा बीपी डिक्रीज हो जाता है कि आपके हार्ट जो होता है वो फेलियर की तरफ चला जाता है, ठीक है। इंसुलिन प्रोडक्शन की वजह से ग्लाइसीमिया की तरफ चला जाता है, ठीक है बेटा। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ना उनकी एक और चीज़ होती है कि ये सेडेशन कॉज करते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या करते थे ब्रेन को एक्टिव करते थे, लेकिन ये जो है ना ये ब्रेन को जो है ना स्लीप की तरफ लेके जाते हैं, दैट्स कॉज योर सेडेशन। सेडेशन का मतलब होता है कि आपके आपके बॉडी के अंदर नींद पैदा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्सुअली डिसफंक्शन हो जाता है इंसान इसको लेने से, लॉन्ग टर्म लेने से, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ब्रोंकियोस्पैज्म प्रोड्यूस करते हैं। स्पैज्म यू ऑलरेडी नो डेट के स्पैज्म इसलिए प्रोड्यूस होता है बिकॉज ये ब्रोंकियल जो है कंस्ट्रिक्शन कॉज करना शुरू कर देते हैं। दीज आर योर इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट, यू शुड नो अबाउट दिस, मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे सुनने भी हैं। अभी जो है ना मैं आपको भी अनम्यूट ही रखूंगी, अभी मैं आपके साथ ना कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए और दूसरा ये कि आपको पता भी चले कि एमसीक्यूज जो है वो किस टाइप के आने हैं। अच्छा बेटा पहला नंबर हमारे पास एमसीक्यूज आता है, आपके पास आता है लेपिडोलोल। अभी हमने कार्बिडोलोल और लेपिडोलोल दो हमने ड्रग पढ़ी थी। ये जो है ये क्या है, ये कंबाइन होती है, ये अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती हैं, ये बीटा को भी ब्लॉक करती हैं, ठीक है। ये जो है ना हम लोग जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन है ना हम उसमें ये लोग देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अच्छा कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स आ गई है, ये आपको आनी चाहिए।
बीटा ब्लॉकर हम किस किस में नहीं देते, आपको 3-4 बातें तो पहले ही पता है। हम लोग ब्रोंकियल स्पैज्म के पेशेंट में नहीं देते, हम लोग यानी कि अस्थमा में नहीं देते, हम लोग उसमें नहीं देते, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट में नहीं देते। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये आपको पता होगी, ठीक है। फिर हम लोग जो होते हैं ना एक्यूट हार्ट फेलियर के पेशेंट, हम उसमें नहीं देते, हम लोग हाइपोथायराइडिज्म में नहीं देते। बेटा ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ये एससीक्यू भी है, ये आपके बने हैं, ठीक है। ये मैं आपसे पूछूंगी। अच्छा जी, और मैंने नोट किए थे। ओके, अब थोड़े से एमसीक्यूज जो है ना जो मैं रिपीट करूंगी, ये आप लोग भी मुझे बताओ, मुझे पता चले आप लोगों ने लेक्चर सुने या नहीं सुने। I'm going to unmute you. बेटा मुझे अपने लेक्चर सुना, सबका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सबसे पहले मुझे ये बताओ।